नमस्कार भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और आज ये वीडियो मैं डॉक्टरी से रिलेटेड या कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है इस टाइम कंट्री में, जो आई थिंक कई लोगों को इसका नॉलेज होगा, कईयों को नहीं होगा। जो हमारे लीगल प्रोफेशन है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनसे संबंधित एक एक्ट, एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है लाने को, जिसको कि एडवोकेट एक्ट का अमेंडमेंट है। जो एक्ट, जो कानून जिसके तहत एडवोकेट्स और लीगल प्रोफेशन गाइड होता है इंडिया में, उसको एडवोकेट्स एक्ट 1961 बोलते हैं। उसके अंदर कुछ संशोधन लाके उसको चेंज करने का एक प्रपोज़ल है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसका एक उन्होंने एक्ट प्रपोज्ड एक्ट दिया है और इस एक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के वकीलों के और जो एडवोकेट्स हैं उनका विरोध है, स्ट्रिक्ट विरोध है, आपत्ति है उन चेंजेस के ऊपर। और कुछ बार एसोसिएशंस में इसके लिए एडवोकेट स्ट्राइक पर भी हैं। तो एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जैसे हेल्थ सबको अफेक्ट करती है, ऐसे कानून और न्याय भी सबको अफेक्ट करता है। तो एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री मैं इस जो चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, उसको एक सिटीज़न के, एक नागरिक के नज़रिए से देख के, और इसको इसके साथ साथ जो हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स का इसमें विरोध है, उसको देख के हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि ऐसी क्या बात है इस एक्ट में जो एडवोकेट्स इसका इतना विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये विरोध बना रहा तो जो न्याय व्यवस्था है, जो कॉमन पब्लिक को न्याय मिलता है, उस पे इसका भारी असर पड़ने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट ये बताऊंगा कि इस एक्ट में क्या संशोधन केंद्र सरकार लाने के उनका उद्देश्य है, और किस पॉइंट पे जो हमारे एडवोकेट्स हैं उसका इस पे विरोध है, जो हमने इनके अलग अलग वीडियोस पे से और जो अलग अलग जो न्यूज़ चैनल जितना भी इन्होंने दिखाया है उसमें से हमें समझ में आया है। तो पहला जो इनका सेक्शन है जिस पे एडवोकेट्स का विरोध है, वो एक सेक्शन 4 ऐड किया है केंद्र सरकार ने इनके एडवोकेट एक्ट में, जिसमें इन्होंने लिखा है कि नॉट मोर देन 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अब जो बार एसोसिएशंस है, बार काउंसिल है, उसमें 3 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये ओपन टू रहेगा वीडियो कमेंट्स के लिए, कोई भी कमेंट कर सकता है इस पे। जो मुझे समझ में आया इसमें प्रॉब्लम है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनॉमस स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडवोकेट्स के द्वारा ही संचालित की जाती है और वो उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। अब इसमें जो केंद्र सरकार का दखल ये हो रहा है, 3 मेंबर जो केंद्र सरकार अपने इसमें डाल रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो वो डालते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी की एंट्री इस एडवोकेट एक्ट में हो रही है इस सेक्शन के द्वारा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे वकील इसका विरोध कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की एंट्री इस सेक्शन 4 के थ्रू हो रही है। तो जनता, आपको क्या लगता है कि एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो इतने सालों से लीगल अफेयर्स को रेगुलेट कर रही है, उसमें केंद्र सरकार का दखल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप बताइएगा। दूसरा जिस पे इनका हमारे एडवोकेट्स का विरोध है कि पीरियोडिक इनका जो एक सेक्शन 7 इन्होंने ऐड किया है, जिसमें पीरियोडिकली वेरीफाई करना पड़ेगा कि कोई एडवोकेट कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, और वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हर 5 साल में उनकी सारी डिग्रीज दोबारा वेरीफाई होंगी। तो इस बात पे भी कुछ मैंने सुना एडवोकेट्स का, जो पर्सनली भी उन्होंने मुझे बताया कि इस पे हमें विरोध है कि हर 5 साल में सारा प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो अब अगर आप एज अ कॉमन पर्सन इसको देखें, एज अ सिटीज़न देखें, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, जिनका ये मानना है कि एक बार हमारे को सनद मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो हर 5 साल में क्यों हमारा वो वेरीफाई होना चाहिए। क्योंकि इसमें वही फिर है कि एक कामकाज बढ़ जाता है, आपको बार बार हर 5 साल में उसको रिव्यू करवाना,
और बार बार डॉक्यूमेंटेशन लगाना, फिर अप्रूवल लेना, तो ये इसका कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है। केवल इसमें यह है कि आपका क्लरिकल वर्क बढ़ जाता है, जो कि उनका ऑब्जेक्शन है। पब्लिक ये बता सकती है ये ऑब्जेक्शन सही है कि गलत है। एक और पॉइंट इसमें ऐड हुआ है सेक्शन 7 में HA कि अब जो भी LLB या BLLB में एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे। सेक्शन HA बोलता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे। डायरेक्टली प्रपोजल ये है कि जो पहले एडमिशन हो जाते थे वो अब नहीं होंगे अगर ये एक्ट लागू हो जाती है। तो पहले जो थोड़ा इजी होता था एंट्री लेना लॉ कॉलेजेस में, अब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इसके बाद जो इनका मेन कंटेंशन है, एडवोकेट्स का जो प्रॉब्लम है, वो आता है सेक्शन 9B। सेक्शन 9B कहता है स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी क्यों बनेगी? मान लीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के या स्टेट बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, यदि उनके कंडक्ट के ऊपर किसी को प्रॉब्लम है या कोई करप्शन का या कोई भी मिसकंडक्ट आपको लगता है कि कोई बार काउंसिल का एडवोकेट या स्टेट बार काउंसिल का एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट है या उसने करप्ट प्रैक्टिस की है, तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है, जो पहले ये प्रोविज़न नहीं था। अब ये प्रोविज़न इन्होंने डालने का बोला है सेक्शन 9B में, स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की सीधा पब्लिक जाके इनकी कंप्लेंट कर सकती है। ये कमेटी जो हेड करेगी उसमें एक पूर्व जज होंगे, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए नॉमिनी जो चेयरमैन होंगे। अब वो किसे नॉमिनी करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, तो नॉमिनी तो वो कोई भी हो सकता है। दूसरा, 2 रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, एक सीनियर एडवोकेट होंगे और एक मेंबर होगा बार काउंसिल का। अब ये जो स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, ये जांच करेगी कि अगर कोई बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर पे कोई आरोप लगता है करप्शन का या मिसकंडक्ट का, तो उसको ये जांच करेगी। तो इसका भी थोड़ा विरोध है कि ये प्रोविज़न पहले नहीं था, ये ऐड किया गया है। दूसरा जो विरोध है वकीलों का इस पे कि अगर कोई वकील, अगर कोई एडवोकेट को ऐसा ऑफेंस में सेक्शन 9 में है ये इनको इशू कि अगर कोई ऐसा कोई अपराध करते हैं जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, तो उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा उनके स्टेट रोल से। और अगर 5 साल तक का है तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकता है अपना सेंटेंस ख़त्म होने के 2 साल बाद तक। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर का कोई सेंटेंस उसको मिलता है प्रिजन का, तो फिर वो परमानेंटली डिबार कर दिया जाएगा लॉ प्रैक्टिस से, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो इस पे भी विरोध है एडवोकेट्स का। तो जनता ये सोचे ये सही है या गलत है विरोध, और ये प्रोविज़न सही है कि नहीं है। फिर इसमें एक सेक्शन 30 ऐड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को बना सकती है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं था, लेकिन सेक्शन 30 के द्वारा वो रूल्स बना सकती है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉलो करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली इसमें एडवोकेट्स का ये विरोध है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट, जो हम न्याय के लिए खड़े होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, वो अधिकार हमारा ख़त्म हो जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना डायरेक्ट हमारी सारे रूल्स रेगुलेशन में होगा। तो ये भी आप पब्लिक बताइए ये सही है कि गलत ये रूल जो बना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पहली बार इसमें प्रोविजंस आए हैं सेक्शन 29A, जो ये कहता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट पाया जाता है किसी एडवोकेट का, कोई क्लाइंट उसकी कंप्लेंट करता है, डिसिप्लिनरी कमेटी अगर कोई मिसकंडक्ट पाती है, तो 3 लाख तक का जुर्माना उस एडवोकेट को भरना पड़ सकता है। ये आज तक कभी भी ऐसा कोई प्रोविज़न था नहीं। कोई भी एडवोकेट के अगेंस्ट अगर आप कंप्लेंट करते थे तो डिसिप्लिनरी कमेटी उसकी देखती थी, या तो उसे सस्पेंड करती थी या उसका लाइसेंस रिवोक करती थी। ये पैसे भरने का प्रावधान पहली बार इसमें इतना क्लियरली मेंशन्ड है कि मैक्सिमम 3 लाख तक का जुर्माना आप एडवोकेट से भरवा सकते हैं, जो पहले कभी नहीं था। लेकिन इसमें एक और बात भी है, अगर वो कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो जो कंप्लेनेंट है उसे भी 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो बोथ फेज़ उन्होंने रखा है इस चीज़ को।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसके अगेंस्ट एडवोकेट्स का विरोध है वो है सेक्शन 35A, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी हड़ताल या बॉयकॉट ऑफ कोर्ट के काम का नहीं कर सकते। अपने अधिकारों के लिए अगर आपको कुछ भी प्रोटेस्ट करना है वो बॉयकॉट ऑफ कोर्ट वर्क नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिना जाएगा और उसमें आपका लाइसेंस कैंसिल होने तक की संभावना है। तो इसके थ्रू भी वकीलों को लग रहा है कि जो उनका मौलिक अधिकार है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्री असेंबली है, सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका ये डायरेक्ट उल्लंघन है। तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो, ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो कैसा कह रहे हैं तो। फिर एक और चीज़ जो इसमें है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, पहले क्या होता था कि एडवोकेट्स की अगर कोई कंप्लेंट होती थी तो कई साल भी लग जाते थे उसको पूरा होने में, कई कई साल तक वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग रहती थी। अब ये इन्होंने 36B सेक्शन ऐड किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि 2 साल के अंदर अंदर स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी को फाइनल डिसीजन देना है कि एडवोकेट गिल्टी है कि नहीं है मिसकॉन्डक्ट का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाती है, और अगर ये पाया जाता है कि जो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने ढंग से इस पे एविडेंस कलेक्शन और ढंग से कार्रवाई नहीं करी है, तो उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। ये पहली बार एक ऐसा कोई सेक्शन आया है जिसमें जो डिसिप्लिनरी कमेटी जिसको इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी दी गई है एडवोकेट के मिसकंडक्ट की, यदि वो अपना काम ढंग से नहीं करती है तो उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। ये पहली बार ऐसा एक प्रोविज़न आया है जिसे सेक्शन 36B बोला है। कई एडवोकेट्स का मैंने वीडियोज़ में देखे, उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो फिर हर कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे ये लागू होगा तो फिर कैसे चलेगा काम? तो प्रेशर बढ़ जाएगा उन पे कि जल्दी-जल्दी आप एविडेंस देखें और उसमें हो सकता है गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये एक उनका, अब पता नहीं सही सजेशन है कि नहीं, कि ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि आप एक टाइम लिमिट सेट कर दे रहे हैं कि इसके अंदर यदि आपने डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन है उन लोगों का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और जिससे सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं एडवोकेट्स वो है सेक्शन 45B, जो ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस, कि अगर किसी क्लाइंट का मान लीजिए कोई नुकसान होता है एडवोकेट की नेग्लिजेंस से, तो वो उनकी कंप्लेंट कर सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे, और वो डिसाइड करेंगे फिर कितनी लाइबिलिटी एडवोकेट की है। एक तरह से ये, इसका अगर हम कोरिलेट देखें तो ये एक तरह से कंज्यूमर कोर्ट में जैसे हम बाकी सर्विसेज की जैसे डॉक्टर्स की कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो कंज्यूमर कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन पेशेंट को मिलना चाहिए, उसी प्रकार ये सेक्शन 45B जो इसमें डाला है इन्होंने, ये एक तरह से सिमिलर प्रोविजन है, क्योंकि इसमें अगर कोई मान लीजिए किसी की फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट का 1 करोड़ का संपत्ति का केस था और अगर उसको लगता है कि एडवोकेट की लापरवाही की वजह से मेरा ये संपत्ति हाथ से चला गया, तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है एडवोकेट की बार काउंसिल में, और वो ये डिसाइड करेगा कि अगर उसको 1 करोड़ का लॉस हुआ है तो उसको वकील की अगर नेग्लिजेंस है इसमें, या वो मिला हुआ है सामने वाले वकील से, या कुछ भी ऐसा है, तो उसको वो एक कंपनसेटरी अवार्ड मिल सकता है क्लाइंट को। तो ये आज तक कभी एडवोकेट प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं थी, जो पहली बार इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी, जिसके लिए काफ़ी ये बोला जा रहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और तानाशाही की एंट्री इसमें हो जाएगी, ऐसा हमने सुना वीडियोस में। तो जनरल पब्लिक ये सुन के बताए कि क्या ये जो प्रोविजंस हैं ये लाने चाहिए, या वकालत के प्रोफेशन की स्वतंत्रता बनाई रखनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है। बहुत बहुत